Hey everyone, welcome back to our channel Prime Learning. This is Bharti Sharma. आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डीबीटी जैफ 2025 के बारे में. बेसिकली यहाँ पे हम पार्ट ए के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने वाले हैं, उनके कॉन्सेप्ट देखने वाले हैं, किस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं उनको समझने वाले हैं. ठीक है, यहाँ पे हम जनरल एप्टीट्यूड प्लस जनरल बायोटेक्नोलॉजी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हैं. बेसिकली यहाँ पे एक लेक्चर सीरीज शुरू हो चुकी है और ये लेक्चर फर्स्ट रहने वाला है उस लेक्चर सीरीज का. अगर आप डीबीटी जेआरएफ 2025 को टारगेट कर रहे हो ये वीडियो लेक्चर्स आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहने वाले हैं. वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियोस को लाइक कीजिए, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप लोगों तक इजीली पहुंच जाए. तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं. This is your first question. So how many oxygen atoms in terms of Avogadro number are present in 9 grams of H2O? Right? So H2O का अगर हम मॉलिक्यूलर वेट की बात करते हैं तो H2O का जो मॉलिक्यूलर वेट होता है वो होता है 18 ग्राम. ठीक है, मॉलिक्यूलर वेट कैसे फाइंड आउट करते हैं? ठीक है, जो हाइड्रोजन एटम है उसका जो एटॉमिक नंबर 1 होता है और उसका जो मॉलिक्यूलर वेट होता है वो भी 1 होता है. यहाँ पे 2 हाइड्रोजन एटम्स हैं. ठीक है, 2 into 1 प्लस यहाँ पे एक ऑक्सीजन है. ठीक है, ऑक्सीजन का जो एटॉमिक नंबर है वो 16 होता है और इसका ऑक्सीजन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 8 होता है एंड एटॉमिक मास इसका 16 होता है. ठीक है, तो यहाँ से इसका जो मॉलिक्यूलर वेट है वो 18 ग्राम यहाँ पे निकल जाता है. ऑलराइट, अगर हम बात करते हैं कि जो एक H2O मॉलिक्यूल होता है, ठीक है, यानी कि 18 ग्राम्स उसका मॉलिक्यूलर वेट होता है, वो होता है 1 मोल के बराबर. इन टर्म्स ऑफ मोल्स की अगर हम बात करते हैं, अगर हम बात करते हैं एवोगैड्रो नंबर की टर्म में तो 18 ग्राम्स ऑफ H2O इज इक्वल टू Na, यानी कि 1 मोल यानी कि 1 Na के बराबर ही हुआ. ठीक है, अगर यहाँ पे 9 ग्राम्स ऑफ H2O की बात की गई है, ठीक है, तो कितना होगा? दैट इज Na/2. ठीक है, 18 का हाफ होता है 9. ठीक है, तो 9 ग्राम में जो एवोगैड्रो नंबर होंगे वो कितने होंगे? Na/2, यानी कि आपका जो थर्ड ऑप्शन है दैट विल बी करेक्ट वन. आइडेंटिफाई द नेक्स्ट नंबर इन द फॉलोइंग सीरीज. यहाँ पे आपको, ठीक है, सीरीज के क्वेश्चन भी आने वाले हैं. ऑलराइट, सीरीज के क्वेश्चंस काफी इजी रहते हैं. अगर इस सीरीज की हम बात करते हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हो. ठीक है, अगर हम यहाँ से बात करें जो अगर हम 8 को 8 to the 16, ठीक है, इस तरह से आप देखो तो एक नंबर को छोड़ के जो अगला है उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया गया है, ठीक है, उस टर्म से. तो एंड 16 to the 32 और 32 to the 64. ठीक है, अगर हम ऊपर वाले नंबर को देखते हैं, ठीक है, नेक्स्ट टर्म को हम देखते हैं यानी कि 3. अगर हम 3 3 करते हैं यानी कि 3 3 9. ठीक है, 9 3 कितना होता है? 27. 27 3 कितना हो गया यहाँ पे? 81. ठीक है, नेक्स्ट प्रीसीडिंग नंबर यहाँ पे क्या आएगा? 81. ऑलराइट, आपका सेकंड ऑप्शन आपका करेक्ट यहाँ पे है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज a cylindrical vessel of diameter 8 centimeter is partially filled with water. एक सिलेंड्रिकल वेसल आपको यहाँ पे दी गई है, ठीक है, उसका डायमीटर आपको 8 सेंटीमीटर दिया गया है और उसको पार्शियली फिल किया गया है पानी से. ठीक है, what will be the rise in level of water in the cylindrical vessel when a solid ball of radius 3 centimeter is completely immersed in water. ठीक है, आपको यहाँ पे rise in the level of water पूछा है. ठीक है, अब आप यहाँ पे देखो इस तरह से एक सिलेंड्रिकल वेसल है. ठीक है, ये एक सिलेंड्रिकल वेसल है. मान लीजिए कि इसका जो डायमीटर है वो यहाँ पे 8 सेंटीमीटर दिया गया है और इसको हमने पार्शियली फिल किया है वाटर से. ठीक है, और अब क्या किया है, यहाँ से हमने, ठीक है, एक गेंद यहाँ पे हमने ली. ठीक है, एक गेंद है. ठीक है, इसका जो रेडियस है, इसका यहाँ रेडियस 3 सेंटीमीटर यहाँ पे दिया गया है. ठीक है, और जो गेंद है ये कैसी है? ये स्फेरिकल है यानी कि स्फेयर है. ठीक है, और ये जो है वो सिलेंड्रिकल है. ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू आर्किमिडीज प्रिंसिपल, ठीक है, जो वॉल्यूम ऑफ
राइज इन वाटर है, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ राइज इन वाटर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, ऑलराइट, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। सो वॉल्यूम ऑफ राइज इन वाटर यानी कि जो सिलेंडर का जो वॉल्यूम है वो कितना आएगा, दैट इज पाई आर स्क्वायर एच, दिस इज द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, एंड स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है, दैट इज 4/3 पाई आर क्यूब, ऑलराइट। सो यहाँ पे वैल्यूज पुट कर लेंगे, ठीक है, पाई होता है 22/7 इंटू यहाँ पे रेडियस, ठीक है, यहाँ पे डायमीटर 8 है, तो डायमीटर इज इक्वल टू कितना होता है, हाफ ऑफ रेडियस, इसका हाफ ऑफ डायमीटर, ठीक है, ये निकल गया यहाँ पे रेडियस, यानी कि 4 इंटू 4, ठीक है, हाइट को हमें फाइंड आउट यहाँ पे करना है, कि राइज इन वाटर यहाँ पे हम फाइंड आउट यहाँ पे करना है, एंड यहाँ पे 4/3 इंटू 22/7, ठीक है, यहाँ पे रेडियस है 3 इंटू 3, ठीक है। अब सिंपली इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है, पाई से पाई कैंसिल हो गया, ठीक है, 4 से 4, ठीक है, 3 से यहाँ पे 3 कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे आ गया 4h इज इक्वल टू 3 3 9, ठीक है, एंड h इज इक्वल टू 9/4। तो कौन सा आपका, ठीक है, जो थर्ड आंसर है, थर्ड ऑप्शन, दैट विल बी योर करेक्ट आंसर। सो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आ रहे होंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आइडेंटिफाई द टोटल नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स इन अ गिवन फिगर, ठीक है, तो आपको यहाँ पे एक रेक्टेंगल दिया गया है और यहाँ पे आपको फाइंड आउट करने हैं कितने रेक्टेंगल इस फिगर में है, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं, इस आउटर को देख लेते हैं, ठीक है, ये वाला रेक्टेंगल और एक ये वाला रेक्टेंगल, ठीक है, ये दो हो गए, तो इनको हम बाहर लिख देते हैं, ठीक है, प्लस ये आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे, ठीक है, 1 2 3 4 और ये 5, ठीक है जी। एक रेक्टेंगल आप यहाँ पे देखिए, ठीक है, एक ये हो गया, अब एक रेक्टेंगल आप ये देखिए, 1 और 1 2, ठीक है, कितने हो गए, 5 प्लस 2 यानी कि 7, 7 + 2 = 9, सो कितने रेक्टेंगल इस फिगर में है, दैट इज 9, फोर्थ इज द राइट आंसर। Your next question is, how many lead shots of diameter 2 can be made from the lead cube with the edge of 22 centimeter? यहाँ पे इस तरह से एक स्फीयर दिया गया है, ठीक है, ये जो स्फीयर है इसका जो एज है यानी कि जो साइड्स हैं वो कितनी है, दैट इज 22 सेंटीमीटर, ठीक है, अगर एक साइड के हम लिखते हैं यानी कि 22 सेंटीमीटर इसकी साइड है। अब यहाँ पे बोल रहा है कि इसको हमें तोड़ करके यहाँ पे छोटे छोटे लेड शॉट्स बनाने इस तरह से, राइट, और एक लेड शॉट जो है उसका डायमीटर होना चाहिए यहाँ पे 2 सेंटीमीटर, ठीक है, तो इस क्यूब से हम कितने लेड शॉट यहाँ पे बना सकते हैं, सो नंबर ऑफ लेड शॉट्स, ठीक है, नंबर ऑफ लेड शॉट्स इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ क्यूब, ठीक है, अपॉन वॉल्यूम ऑफ lead shots, volume of lead shots, so volume of cube कितना होता है, that is a cube upon जो lead shots है वो यहाँ पे sphere है, तो 4/3 pi r cube, so कितना हो गया 22 into 22 into 22, okay, upon 4/3, ठीक है, into 22/7 इंटू यहाँ पे जो डायमीटर है वो 2 है, ठीक है, तो रेडियस निकल जाएगी d/2, दैट इज 2/2, दैट इज 1, तो 1 इंटू 1 इंटू 1, ठीक है, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका जो फाइनल आंसर है वो 2541 यहाँ पे निकल के आएगा, सो सेकंड वन इज योर करेक्ट आंसर, ऑलराइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, देयर इज अ मैच द फॉलोइंग, तो यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे pH ऑफ द सॉल्यूशन है, ठीक है, बेस कंपोजिशन किससे मैच करता है, मोलर एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट एंड डी डिऑक्सीसिक्वेंसी। अगर हम बात करते हैं मोलर एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट, सो आप सभी ने, ठीक है, जब आप स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ते हो तो वहां पे आपने जो लैम्बर्ट बियर लॉ है, ठीक है, लैम्बर्ट बियर लॉ आपने पढ़ा होगा, यानी कि एब्जॉर्प्शन
is directly proportional to the concentration and path length. ठीक है, and A is equal to ECl. E is the molar absorption coefficient. alright, तो आपका जो मोलर एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट होता है वो हम कहाँ पढ़ते हैं, लैम्बर्ट बियर्ड लॉ में. ऑलराइट, सो सी देखिए यहाँ पे कहाँ पे मैच कर रहा है, सी मैचेस विद 3. तो एक ही ऑप्शन है जहाँ पे सी 3 के साथ मैच कर रहा है. ठीक है, तो ये हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता. अब सेकंड देखिए, बेस कंपोजिशन ऑफ डीएनए. सो बेस कंपोजिशन ऑफ डीएनए हम कहाँ पे पढ़ते हैं, हम पढ़ते हैं चागाप्स प्रिंसिपल में. ऑलराइट, नेक्स्ट है डी डीऑक्सी सीक्वेंसिंग. डी डीऑक्सी सीक्वेंसिंग हमने कहाँ पढ़ी है, दैट इज सेंगर मेथड ऑफ चेन टर्मिनेशन. ठीक है, जो चेन टर्मिनेशन मेथड है सेंगर का, तो वहां पे डीऑक्सी सीक्वेंसिंग, ठीक है, हम लोग पढ़ते हैं. नेक्स्ट है पीएच ऑफ सॉल्यूशन. सो पीएच ऑफ सॉल्यूशन इज हेंडरसन हैजेलबैच इक्वेशन. ठीक है, सो थर्ड विल बी योर करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज a ball is thrown vertically upward in the air with a certain velocity. Its acceleration and the velocity at the highest point respectively will be. ठीक है, अब यहाँ पे देखो, ठीक है, इस तरह से एक गेंद है, ठीक है, इसकी कोई वेलोसिटी है, ठीक है, मान लो 0 है, इसको हमने यहां से उछाला और ये यहाँ पे गिर गया. ठीक है, अब पूछ रहा है जैसे इसको वर्टिकली हमने थ्रो किया, तो एक्सेलरेशन जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ग्रेविटी के. तो जैसे जैसे ये ऊपर को जाएगा, ठीक है, जैसे जैसे ये अपवर्ड मूवमेंट करेगा, तो ग्रेविटी जो होती है वो बहुत कम हो जाएगी. यानी अगर यहाँ पे ग्रेविटी, ठीक है, 0 है, तो यहाँ पे नेगेटिव हो जाएगी. ठीक है, और हाईएस्ट पॉइंट पे आके जो वेलोसिटी है वो भी 0 हो जाती है. ठीक है, और एक ही ऑप्शन में ऐसा दिया गया है, यानी कि ऑप्शन नंबर 1. ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द नेक्स्ट नंबर इन द सीरीज. ठीक है, फिर से यहाँ पे सीरीज का क्वेश्चन आ गया. सो 84, 83, 79, 70, 54. तो यहाँ से हमें कुछ ज्यादा पता नहीं चल रहा है. तो अगर हम देखें कि 84 को अगर हम 83 से माइनस करें तो -1 यहाँ आ रहा है. ठीक है, 83 को अगर 79 को 83 से माइनस करते हैं तो यहाँ पे -4 आ रहा है. एंड 79 को 70 से करेंगे तो -9. ठीक है, यानी कि आप देख रहे हो 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर. ठीक है, यहाँ पे है -16. ठीक है, नेक्स्ट होगा -25, 5 का स्क्वायर. यानी कि अगर हम 54 से माइनस करेंगे 25 तो कितना आएगा, दैट इज 9 एंड 2, दैट इज 29. So third will be the right answer. Next question is polymerization of isoprene. जो isoprene का polymerization है वो क्या बनाता है, नेचुरल रबर, पॉलिएस्टर, ब्यूना एन एंड न्यूप्रीन. तो सबसे पहले हम बात करते हैं जो ब्यूना एन और न्यूप्रीन होते हैं वो सिंथेटिक रबर होते हैं. ठीक है जी, दे आर सिंथेटिक रबर. एंड आइसोप्रीन जो होता है, ठीक है, आइसोप्रीन जो होता है वो टर्पीन्स होते हैं. ठीक है, ये 5 मॉलिक्यूलर का कार्बन होता है, टर्पीन का प्रिकॉर्सर होता है. और जो नेचुरल रबर होते हैं वो पॉलीमराइजेशन ऑफ आइसोप्रीन से बनते हैं. ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हो इस तरह से CH3, ठीक है, CH, ठीक है, CH3. इस तरह से 5 कार्बन का ये मॉलिक्यूल यहाँ पे होता है. ऑलराइट, पॉलिएस्टर जो होता है, ठीक है, ये फैब्रिक, इससे फैब्रिक बनता है. ठीक है, और ये दोनों होते हैं वो सिंथेटिक रबर होते हैं. ठीक है, ऑलराइट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच ऑफ द फॉलोइंग कोलिजन द टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ द टू कोलाइडिंग बॉडीज इज कंप्लीटली कंजर्व्ड. सो कंप्लीटली कंजर्व्ड यानी कि जो लॉस ऑफ एनर्जी वो नहीं होती है. ऑलराइट, सो अगर यहाँ पे आप देखो जो इलास्टिक कोलिजन है, यानी कि यहाँ पे आपका इलास्टिक कोलिजन में, ठीक है, यहाँ पे नो लॉस ऑफ एनर्जी, नो लॉस ऑफ एनर्जी. ठीक है,
और इन इलास्टिक कोलिजन में यहाँ पे लॉस ऑफ एनर्जी होती है। तो जो जहां पे कंप्लीटली कंजर्व्ड रहते हैं, ठीक है, लीनियर मोमेंटम, उसको हम कहते हैं इलास्टिक कोलिजन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द वेलोसिटी ऑफ द लाइट इन द वैक्यूम इज 3 into 10⁸ है यहाँ पे। इफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द ग्लास इज 1.5, व्हाट विल बी द वेलोसिटी ऑफ द लाइट इन ग्लास। ठीक है, तो वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास कैसे निकालेंगे, v is equal to c upon nu, this is your refractive index and this is velocity of light. So 3 into 10⁸ मीटर पर सेकेंड अपॉन 1.5। सो यहाँ पे इसको कैंसिल आउट किया तो कितना आ गया, 2 into 10⁸ मीटर पर सेकेंड। सेकेंड विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, यहाँ पे मैच करना है। सो माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है, टीसी साइकिल कहाँ चलती है आपकी, माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में ही चलती है। ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या होता है, दैट इज प्रोटीन ट्रैफिकिंग एंड एक्सपोर्ट। और ऑक्सीजोम में आपका जो हाइड्रोजन परऑक्साइड जनरेशन यहाँ पे होता है। एंड लाइसोसोम में क्या होता है, डिग्रेडेशन ऑफ प्रोटीन। ठीक है, तो यहाँ पे डी का 3 कहाँ पे है, दैट इज आपका थर्ड में भी है, फर्स्ट में भी है। ठीक है, सी का 1, ठीक है, सी का 1 आपका थर्ड में भी है, इसमें भी है। अब बी का 4, ठीक है, बी का 4 कहाँ पे आपका थर्ड में है, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, यानी कि थर्ड ऑप्शन विल बी द राइट वन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ मैन इज फेसिंग ईस्ट, ही टर्न 60 डिग्री इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है, यहाँ पे ये डायरेक्शन का क्वेश्चन यहाँ पे आया है। ठीक है, ईस्ट एंड वेस्ट। यहाँ पे बोला है कि एक मैन है, उसने ईस्ट की तरफ ना फेस करके रखा है, यहाँ से वो 60 डिग्री टर्न करता है। ठीक है, क्लॉकवाइज। तो यहाँ पे 60 डिग्री वो टर्न करेगा क्लॉकवाइज। ठीक है, इस तरह से क्लॉकवाइज होता है और इस तरह से एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज। अब यहाँ पे बोल रहा है कि एंड देन अनदर 180 डिग्री इन द सेम डायरेक्शन, यानी कि क्लॉकवाइज में चल जाएगा यहाँ से 180 डिग्री। तो 180 डिग्री यहाँ पे बिल्कुल इसका अपोजिट होगा। ठीक है, यहाँ से ये 180 डिग्री मूव करेगा। ठीक है, एंड देन ही टर्न्स 210 डिग्री इन द एंटी क्लॉकवाइज। अब यहाँ से ये 210 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज जब मूव करेगा, ठीक है, 180 प्लस 30 कितना हो गया, 210। ठीक है, तो 30 डिग्री यहाँ पे 210 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज मूव करा। ठीक है, तो व्हाट इज द डायरेक्शन ही इज फेसिंग नाउ। अब यहाँ पे कहाँ पे डायरेक्शन, किस डायरेक्शन तरफ उसका फेस है, यानी कि साउथ ईस्ट डायरेक्शन। फर्स्ट विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट इज हाउ मेनी पेप्टाइड फ्रेगमेंट्स कैन बी जनरेटेड फ्रॉम कंप्लीट डाइजेशन ऑफ पॉलीपेप्टाइड। ठीक है, विद ट्रिप्सिन। तो आपको पता है जो ट्रिप्सिन होता है, ठीक है, वो कहाँ कट लगाता है, आर्जिनिन या लाइसिन में। ठीक है, इन द सी टर्मिनल। ठीक है जी, सो अगर इस पेप्टाइड को हम देखें, AGRCDKCQANRSLMNF। ठीक है, एन। तो आप यहाँ पे देखो, ठीक है, आर्जिनिन कहाँ कहाँ है, आर्जिनिन यहाँ है, यहाँ पे कट लगाएगा, यहाँ पे लाइसिन है, यहाँ पे कट लगाएगा। ठीक है, एक आर्जिनिन यहाँ है। ठीक है, बाकी तो नहीं है। ठीक है, तो कितने हो गए, 1 2 3 एंड 4। तो कितने यहाँ पे कट हो गए, यानी कि कितने यहाँ पे जो फ्रेगमेंट से बनेंगे, यानी कि 4 फ्रेगमेंट्स यहाँ पे फॉर्म होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जेनेटिक कोड इज ट्रिपलेट एंड देयर आर 64 कोडोन्स, हाउ मेनी कोडोन्स वुड बी पॉसिबल इफ कोडोन इज डबलेट। जेनेटिक कोड्स, ठीक है, जेनेटिक कोड 64 है। ठीक है, ट्रिपलेट है तो कितने हो जाते हैं, 64। अगर यही जेनेटिक कोड को हम डबलेट करें तो कितने हो जाएंगे, 16। फोर्थ विल बी करेक्ट ऑप्शन। How many sodium hydroxide will you weigh to prepare 0.5 liter of 3 molar of solution। ठीक है, सबसे पहले हम यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड का जो मॉलिक्यूलर वेट है उसको फाइंड आउट करते हैं। तो सोडियम का जो, ठीक है, जो एटॉमिक नंबर है दैट इज 11। तो इसका जो मॉलिक्यूलर वेट होता है वो होता है 23, प्लस ऑक्सीजन का होता है 16, प्लस हाइड्रोजन का होता है 1, यानी कि 40। ठीक है, 40 ग्राम। तो जो मोलैरिटी है, मोलैरिटी यानी कि m इज इक्वल टू इन टर्म्स ऑफ वेट, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इनटू वॉल्यूम।
ठीक है, इसका फॉर्मूला रहता है। तो मोलैरिटी हमें यहाँ पे दी है कितनी, 3, ठीक है। वेट हमें यहाँ पे, तो ये पे दिए 3, वेट हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है, ठीक है। मॉलिक्यूलर वेट हम इसका है 40 इंटू वॉल्यूम है 0.25, ठीक है। जब आप इसको सॉल्व करोगे, यानी कि वेट इज इक्वल टू 40 इंटू 0.25 इंटू 3 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 30 ग्राम, 30 ग्राम, ठीक है। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे आज के लिए। नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे। थैंक यू सो मच ऑल।